विक्टर फ्रैंकल की बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक कैदी के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। विक्टर उन गिने चुने लोगों में से थे जो एक ऐसी जगह पर जिंदा बच गए थे जहां आपकी मरने की संभावना जीने की तुलना में काफी अधिक थी। इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ज्यादातर युद्ध बंदियों और राजनीतिक बंदियों को लाया जाता था। इस किताब के ऑथर विक्टर, जो वियना में एक प्रोफेसर और साइकेट्रिस्ट थे, उन्हें इस कैंप में सिर्फ इसलिए लाया गया था क्योंकि वो एक यहूदी थे। उनके परिवार के बाकी सभी लोगों को भी अलग अलग कैंप्स में भेज दिया गया था, लेकिन विक्टर को छोड़कर बाकी सभी मारे गए। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में 3 साल तक रहने के बाद एक दिन अचानक ही उन्हें और उनके बाकी बचे साथियों को छोड़ दिया गया। विक्टर कहते हैं कि इन 3 सालों में उन्होंने इंसानियत का सबसे घिनौना रूप देखा, लेकिन किसी को भी ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतना मेंटल और फिजिकल टॉर्चर झेलने के बाद भी विक्टर एक ऐसी किताब लिख देंगे जो लोगों के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन जाएगी। उस किताब का नाम था मेंस सर्च फॉर मीनिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किताब की शुरुआत करते हुए विक्टर कहते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप तक जाने का सफर हमने रेलगाड़ी में 3 दिन में तय किया। रेलगाड़ी के डिब्बों को कैदियों से इस तरह भर दिया गया था कि केवल खिड़कियों के ऊपर से हल्की सी सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। विक्टर कहते हैं कि हम सभी को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमें कहाँ लेकर जाया जा रहा है। कंसंट्रेशन कैंप में जाने के बाद सभी 1500 कैदियों को एक ऐसे कमरे में लगभग भर दिया गया जिसमें केवल 800 कैदियों की जगह थी। उस कमरे में हम सभी का लेटना तो दूर, बैठना भी काफी मुश्किल था। इसके बाद कैदियों को 2 लाइनों में खड़ा किया गया। इनमें से कमजोर, बूढ़े और काम करने में अयोग्य बंदियों को इशारा करके गैस चैम्बर में मारने के लिए भेज दिया जाता था और दूसरी लाइन के कैदियों को कड़ी मेहनत मजदूरी करने के लिए आगे भेज दिया जाता था। लेकिन उन दोनों लाइनों में खड़े कैदियों को अंत तक ये पता नहीं चलता था कि कौन सी लाइन के साथ क्या होने वाला है। विक्टर कहते हैं कि बचे हुए कैदियों से उनका सारा सामान, जैसे कि उनके कपड़े, घड़ी, बेल्ट, सभी कुछ ले लिया जाता था और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे। दिन भर ठंड और बर्फ में अपने सूजे हुए हाथ पैरों के साथ कड़ी मेहनत करवाने के बाद कैदियों को खाने में सिर्फ सूप और डबल रोटी ही मिलती थी। वहाँ के कैदी सबसे ज्यादा अच्छे खाने और गर्म पानी से नहाने के सपने देखा करते थे। विक्टर कहते हैं कि कड़ी मेहनत और कम खाना मिलने से हमारे शरीर से मांसपेशियां तक गायब हो गई थी और हम कंकालों की तरह दिखने लगे थे। और धीरे धीरे इसी वजह से जो कैदी अपने जीवन जीने की उम्मीद खोते जा रहे थे, वो एक एक करके मौत के मुँह में जाने लगे। वहाँ पहले से रह रहे एक कैदी ने विक्टर को बताया कि चाहे जो भी हो जाए, उन्हें रोज खुद को फिट और यंग दिखाना होगा, क्योंकि अगर किसी सिपाही ने ये देख लिया कि कोई कैदी अब काम करने के लायक नहीं बचा है तो वो तुरंत ही उसे लाइन से अलग करके गैस चैम्बर में मरने के लिए भेज देंगे। एक इंसिडेंट बताते हुए विक्टर कहते हैं कि उनके साथ एक कैदी था और उसने फरवरी के महीने के आखिर में एक सपना देखा। उसने विक्टर को इस सपने के बारे में बताया कि मेरे सपने में एक आवाज गूंजी कि मुझे जो भी कुछ पूछना है पूछ लूं। तो मैंने उससे ये पूछा कि मैं इस कैद से बाहर कब निकलूंगा। तो उस आवाज ने कहा कि 30 मार्च को तुम बाहर निकल जाओगे। विक्टर कहते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप का टॉर्चर सहते सहते एक सपने से भी उस कैदी को एक उम्मीद की किरण दिखी और उसे ये पक्का यकीन हो गया था कि वो इस कैद से जरूर बाहर निकल जाएगा। मार्च का महीना शुरू होते ही वो एक एक दिन गिनने लगा। धीरे धीरे दिन खत्म होते गए और उस कैदी को ये यकीन हो गया कि वो रिहा नहीं हो पाएगा। 29 मार्च को वो बीमार पड़ गया और 30 मार्च को वो मर गया और इसका कारण सिर्फ विक्टर को पता था कि वो सिर्फ नाउमीदी से मर गया था। सबसे बड़ा लेसन जो विक्टर फ्रैंकल अपनी इस किताब में देते हैं वो ये है कि इंसान को कभी तकलीफें नहीं मारती, उसे धोखा भी नहीं मारता, इंसान को लाइफ के चैलेंजेस भी नहीं मारती। इंसान को मारती है तो सिर्फ नाउमीद। जिस इंसान के अंदर आने वाले कल की उम्मीद ही खत्म हो जाती है वो इंसान भी खत्म हो जाता है। विक्टर ने गौर किया कि कैंप में ज्यादातर मौतें क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में हुई थी, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि क्रिसमस और न्यू ईयर आ रहे हैं तो शायद हमें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उनकी उम्मीद टूट गई और वो मर गए। विक्टर ने वहाँ देखा कि जब भी किसी इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाती थी तो वो डिप्रेशन में चला जाता था और तब उसे तरह तरह की बीमारियां भी लग जाती थी, जिससे उसकी मौत हो जाती थी। विक्टर कहते हैं कि मैंने उन कंसंट्रेशन कैंप में रहते हुए सभी कैदियों के बिहेवियर को काफी बारीकी से नोटिस किया। कैंप में सभी लाइफ स्पैन के दौरान 3 स्टेजेस से गुजरते थे। शुरुआत में सभी कैदियों को कैंप में आने के बाद शॉक लगता था, वो समझ ही नहीं पाते थे कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे ना चाहते हुए भी वो कैंप की लाइफ में सेटल हो जाते थे, लेकिन उन्हें जिंदगी जीने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता था। वो अपनी जिंदगी को एक सजा मानते थे और चिंता में जीते थे। और तीसरी स्टेज में वो कैदी लाइफ की मीनिंग ही खो देते थे। उनके अंदर की सारी ह्यूमन फीलिंग्स
गायब हो जाती थी। विक्टर कहते हैं कि एक बार वहाँ कैंपस में टाइफस की बीमारी फैल गई थी, तो काफी सारे कैदियों की मौत हो गई थी। लेकिन उन डेड बॉडीज को देखकर आंसू बहाने के बदले दूसरे कैदी उन डेड बॉडीज से उनके कपड़े, खाना ये सब छीनने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। कंसंट्रेशन कैंप में वहाँ के गार्ड्स की भूमिका किसी जल्लाद से कम नहीं थी। कैदियों को वहाँ गलती होने पर या बिना किसी गलती के भी पीटा जाता था। एक बार तो एक कैदी को सिर्फ इसलिए पीटा गया कि वो लाइन में सीधा नहीं खड़ा था। विक्टर कहते हैं कि एक बार कैंप में दर्द के कारण मैं लगभग रुआंसा हो गया था। फटे जूते पहनने से मेरे पैरों में छाले हो गए थे, जिनमें भयंकर दर्द था। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। ठंडी और तेज हवाएं हड्डियों तक को कपा रही थी और हमारे कपड़े ऐसे थे कि खेतों में फसल को पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए जो पुतले खड़े किए जाते हैं, उनके कपड़े भी हमसे बेहतर दशा में होते थे। विक्टर कहते हैं कि मैं अपने जीवन की परेशानियों के बारे में सोच सोच कर थक चुका था, इसलिए मैंने अपनी सोच ही बदल दी। मैंने एक पॉजिटिव नजरिए से जीवन को देखना शुरू किया। मैंने ये सोचना ही बंद कर दिया कि आज मेरे साथ क्या बुरा हो रहा है, बल्कि अब मैं ये सोचने लगा था कि यहाँ से जाने के बाद मुझे अपने जीवन में आगे क्या क्या करना है। और सच में इससे मुझे काफी पॉजिटिविटी और एनर्जी मिली। कठिन से कठिन हालात में भी जीवन जीने की उम्मीद ना छोड़ना, शायद सिर्फ यही एक वजह थी जिसकी वजह से मैं उस कंसंट्रेशन कैंप से जिंदा वापस आ पाया। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी इस किताब में हम सभी को ऐसे 3 स्टेप्स बताए हैं कि जिनको फॉलो करके हम सभी अपनी लाइफ को एक मीनिंगफुल लाइफ बना सकते हैं। स्टेप 1, परस्यू अ लाइफ टास्क। विक्टर कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ की कोई मीनिंग नहीं है और आप निराश हो चुके हैं, तो सबसे पहले कोई ऐसा टास्क ढूंढें जिस पर आप पूरी जिंदगी काम कर सकें। जब उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जा रहा था तो वो उस समय एक किताब लिख रहे थे, लेकिन जेल में डालने से पहले उनसे ये छीन ली गई और उसे जला दिया गया। उन्होंने उस किताब पर काफी सालों तक काम किया था। विक्टर ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस किताब को दोबारा लिखना ही अपनी जिंदगी का टास्क बना लिया। वो कैंप में छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को ढूंढते और उन्हीं पर वो अपनी किताब लिखने लगे और कंसंट्रेशन कैंप में ये किताब लिखना ही उनके जीवन जीने का मकसद बन गया था। स्टेप नंबर 2 है लव। विक्टर कहते हैं कि एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का दूसरा बड़ा स्टेप है लव, यानी कि प्यार और अफेक्शन से भरा होना। आप कितनी ही प्रॉब्लम में क्यों ना हो, लेकिन प्यार से बोला गया एक शब्द भी आपको एक नई एनर्जी से भर देता है, एक नई उम्मीद देता है और इसी से हमें किसी भी तरह के टॉर्चर को सहने की हिम्मत मिलती है। विक्टर कहते हैं कि कंसंट्रेशन कैंप में हड्डियों तक को गला देने वाली ठंड में वो फटे हुए जूतों और फटे हुए कपड़ों के साथ काम करते थे, तो वो खुद को पॉजिटिव रखने के लिए उस समय सिर्फ अपने परिवार के साथ बिताए हुए खुशनुमा पलों को ही याद करते थे और इससे उन्हें न केवल एनर्जी मिलती थी बल्कि उन कठिन परिस्थितियों में भी जीवन जीने का मकसद मिला। स्टेप नंबर 3 है सफर ब्रेवली। विक्टर कहते हैं कि उस कैंप से वो बाहर इसलिए आ पाए क्योंकि उन्होंने हर मुसीबत का सामना बहादुरी से किया। कंसंट्रेशन कैंप के गार्ड से ज्यादा जल्लाद होते थे। वो कहते थे कि हमें मोस्टली बिना ब्रश किए ही दिन की शुरुआत करनी होती थी और महीनों तक हमें कपड़े बदलने का मौका तक नहीं मिलता था। बुरी तरह से फटे हुए कपड़ों के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था। ज्यादा काम करने की वजह से हम सभी के हाथ पैर बुरी तरह से सूज गए थे और पैर ठीक से मुड़ भी नहीं पाते थे। हम हर दिन एक दूसरे को हड्डियों का ढांचा बनते हुए देख रहे थे, लेकिन फिर भी हमने उम्मीद नहीं खोई। विक्टर कहते हैं कि लाइफ की इन सफरिंग से आपका ब्रेन मजबूत हो जाता है और हर मुसीबत से लड़ना सीख जाता है। इसलिए आप कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, हिम्मत ना खोएं, क्योंकि रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, उसकी सुबह जरूर होती है। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब में हमें ये बताया है कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे बुरे समय में क्या सीखा। उनकी ये किताब हमें बेसिकली 2 लेसन्स देती है। नंबर 1, हमें लाइफ में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के अंदर आने वाले कल की उम्मीद खत्म हो जाती है, वो इंसान भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। नंबर 2, हमें अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को हमेशा पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, क्योंकि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी छोटा बना देता है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।